KP classes dedicated to excellence. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू केपी क्लासेस। मैं ऋतिक और फिर वही आप लोगों के लिए केपी क्लासेस 12th बोर्ड स्टूडेंट के लिए क्रैश कोर्स लेके आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम आने वाले 20 दिनों में फिजिक्स के सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, थ्योरीज और सारी जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जैसे कि पहला जो चैप्टर था हमारा वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और ये टॉपिक हमारा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और हमारा जो क्रैश कोर्स है और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल का लिंक है, जहां पे आप ज्वाइन करके रोज क्विजेज और एग्जाम अपडेट्स के इन्फो आपको वहां मिलते रहेंगे। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का जो लिंक है उसको ऐड करें उस पर। और नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आज जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि सुनाओ, जैसा कि आपको ये पता है कि पूरा 20 डेज का जो है हमारे पास पूरा 20 डेज का जो कंटेंट है, जिसमें डे वाइज हम लोग बात करेंगे। तो पहला डे जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहां पे डन लिख रहा हूं उसको, ये डन हो चुका है। नाउ अब आज जो है वो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे बच्चों। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे 20 डेज का इसमें जो है वो हम किस तरह से फिजिक्स को कवर करने वाले हैं, उसका पूरा जो है शेड्यूल्ड है। सो नाउ आज का जो चैप्टर है उसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों देखो, जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा कि यहां पे दो चीजें हो रही होंगी। सबसे पहला जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो दो चीजें यहां पे जो निकल के आ रही हैं वो ये है कि पहली चीज हम इसमें जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है और इसका रोल क्या है इलेक्ट्रिक में। और दूसरी चीज जो है वो कैपेसिटेंस आती है। जैसे ही बच्चों हम चार्ज और पोटेंशियल को देख लेंगे, जब डील कर लेंगे, तो बात आती है कैपेसिटेंस की। और कैपेसिटेंस कैसा, जो कैपेसिटेंस जो डिवाइस है उसका क्या काम है। तो ये पूरी जो चीजें हैं इसको हम इस पूरे चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सो जो आज का पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि केपी एग्जाम प्रेप ऐप, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप iOS यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके ORG कोड ICO फिल कर सकते हैं। जहां पे होगा क्या बच्चों आपके साथ, आप अगर होम पेज पे देखेंगे तो होम पेज पे 3 ये डॉट्स दिख रहे हैं, आपको इस पे सेकंड नंबर पे आना है जहां पे फ्री मटेरियल है। और फ्री मटेरियल में बच्चों आपको जो है डॉक्यूमेंट्स में जाके जो हम पीपीटीज जो है हमारी, और वहां पे सारे जो पीपीटीज सारे शॉर्ट जिनका आप यूज शॉर्ट नोट्स के रूप में कर सकते हैं। और पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद में यहाँ टेस्ट का एक ऑप्शन है जहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, और आपको फ्री मॉक टेस्ट देके आप रोज अपनी जो है प्रिपरेशन की एनालाइज कर सकते हैं, और कितना आपका कवर हो चुका है, कितना कवर करना है, वो सारी आप यहां से मॉक टेस्ट के जरिए कर सकते हैं। सो now the move to the topic electric potential. What is the electric potential? So the electric potential is a physical quantity which determines the flow of charge from one body to another body. की बात हो रही थी जब हम पिछले चैप्टर में देख रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव हो रहा था, तो अब उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे ये डिटरमाइन होता है
कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो किस बॉडी से किस बॉडी में होगा, किस पे हायर पोटेंशियल होगा, किस पे लोअर पोटेंशियल होगा। यानी कि क्योंकि जब पोटेंशियल की बात होती है बच्चों, अगर हम बैक टू बेसिक एकदम बात करें तो पोटेंशियल का मतलब ही यही होता है कि किसके पास ज्यादा होगा, किसके पास कम होगा। इसी को तो बेसिकली अगर हम किसी दो चीजों में कंपेयर करें या दो थिंग्स में कंपेयर करें तो इसी बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं कि किसका पोटेंशियल कितना है। So the potential is a physical quantity which determines the flow of charges from one body to another body, and it is a physical quantity that determines the degree of electrification of a body। और ये एक physical quantity ऐसी है जो किसी भी body की electrification को determine करती है कि क्या होना चाहिए, उसकी डिग्री कितनी पोटेंशियल है। अगर कोई एक बैटरी की बात करें हम, तो बैटरी में भी क्या होता है बच्चों की बैटरी कितनी वोल्ट की है, वो उसकी मतलब ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो उसकी डिग्री को बताती है, उसके जो वैल्यू है उसको रेज करती है कि हाँ ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। तो दोनों में कंपेयर करें तो हम किसको प्रीफर करेंगे, 10 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी मिल सकती है हमें, उससे ज्यादा एनर्जी मिल सकती है हमें। सो नाउ electric potential at a point in the electric field is defined as the work done in moving without any acceleration a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force irrespective of the path followed। अगर बच्चों इसको अगर हम लोग आसान की भाषा में समझें तो होगा क्या कि सपोज करिए कि कोई ये सिस्टम है और सिस्टम में पहले से कोई चार्ज रखा हुआ है। अब वो चार्ज कैसा है उसका नेचर वाइज हमें नहीं पता है, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव सारे चार्जेस हो सकते हैं। सपोज कि ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे कोई प्लस चार्ज होगा, यहाँ भी माइनस चार्ज होगा, जो भी सिस्टम का नेट चार्ज हम इसको भी कंजर्व करने के लिए अगर 2 चार्ज प्लस दिखाए हैं तो 2 चार्ज माइनस भी दिखा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या कि अगर आपको कोई सपोज करिए प्लस क्यू चार्ज को, जो कि कहां पे है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है बच्चों, इनफाइनाइट पे, कोई पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। और अगर आपको उस इनफाइनाइट चार्ज को यहां से इनफाइनाइट से उठा के और इस सिस्टम में लाके रखना होगा तो होगा क्या बच्चों, क्योंकि चार्ज का नेचर क्या होता है, चार्ज हमने पढ़ा कि सेम चार्ज जो लाइक चार्ज होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो क्योंकि इन दोनों के ये जो बाउंड स्टेट यहाँ पे ये जो चार्ज हैं वो इस सिस्टम में कंजर्व्ड होंगे और एक दूसरे से किस फोर्स से जुड़े होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कूलम्ब्स ने दिया था। F इज इक्वल टू जो कूलम्ब फोर्स है वो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था बच्चों। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये जुड़ा हुआ है, तो अगर इसको इनफाइनाइट से यहां लाना होगा तो ये क्या करेगा, उसका अपोज करेंगे ये लोग। इस सिस्टम के जो चार्जेस जो पहले से यहां पे हैं वो इस चार्ज को आने से क्या करेंगे, अपोज करेंगे इसका, कि नहीं इसको यहां नहीं आना है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोज करेगा उसके अगेंस्ट में जितना वर्क डन करना पड़े इस चार्ज को यहां लाने के लिए, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बच्चों, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और वो डेफिनेशन ही यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in moving without any acceleration। ये जो चार्ज है इसको एक्सेलरेट नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैट में जब हम पढ़ेंगे तो चार्ज हमारा रेस्ट पे रहेगा, हम उसको कोई v वेलोसिटी से नहीं मूव कराएंगे, क्योंकि जैसे ही v वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो वो फिर जो है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF में चला जाएगा और वो मूविंग चार्ज, क्योंकि मैग्नेटिज्म की भी बात हो जाएगी वहां पे। तो मैंने जब आप देखेंगे प्रीवियस लेक्चर में तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में जो है वो रेस्ट पे ही रहने वाला है, ठीक है। तो हो यही रहा है कि इनफाइनाइट से उस पॉइंट पे जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोज करेगा उसके अगेंस्ट में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन क्या है, दैट पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात कर लिया हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है अगर उसकी बात करें तो वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और एक चीज अगर हम प्रीवियस में ये देखें कि जो हमारा ये वर्क डन है अगर इसको कैलकुलेट करें न्यूमेरिकली, तो न्यूमेरिकली अगर कैलकुलेट करेंगे तो है क्या ये कि W इज इक्वल टू, अगर मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, किसका वर्क डन करना है, सपोज करिए कि ये कोई B पॉइंट होगा और ये यहां पे कोई A पॉइंट होगा, तो अगर मुझे B से A पे लाना है,
बी से ए पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, और उससे क्या होगा, क्योंकि W जो नॉर्मली W क्या होता है बच्चों, वर्कडन अगर क्या होता है F इंटू डी, जहां पे F आपका क्या है, फोर्स है, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो किस वजह से लग रहा है, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है ना, यहां पे जो चार्ज हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो फोर्स लग रहा है। सो नाउ W इक्वल टू ई डॉट, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, तो सपोज करो कि L लेंथ है तो इट विल बी L। सो नाउ अगर स्मॉल लें क्योंकि इंडिकेट करेंगे तो सो इट विल बी E इंटू डी एल। सो ये क्या हो जाएगा, E की वैल्यू क्या होगी यहां से, तो E की वैल्यू आपको पता है, E की वैल्यू अगर लिखें तो के क्यू अपॉन दिस वन विल बी आर। इस अगर यहां से नेक्स्ट इसमें करें हम, एक सेकेंड, सो नाउ W इज इक्वल टू E डॉट डी एल। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इसको मैं करूंगा तो ये E जो है वो क्या होता है, इंडिकेट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये dl जो है वो आपका dl। सो अगर इसको मैं करूंगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सो इट विल बी, ये अगर आर स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर जो है आप देखेंगे कि आर स्क्वायर से हमारा जो है वो यहां पे बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन आर आ जाएगा इसका। सो इट विल बी आर, और इट विल बी, सो इट विल बी के क्यू आर स्क्वायर, और ये dl जो है ये कंप्लीट आर। सो इट विल बी W इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। और इसके अगर क्योंकि पॉइंट चार्ज हम लेके आ रहे हैं, सो पॉइंट चार्ज को क्यू नॉट मान लें तो दिस विल बिकम्स, और अगर इसको हम A टू B के लिए इंटीग्रेट कर रहे थे तो ये जो W है वो आपका हो जाएगा के क्यू नॉट, ठीक है, और यहां से हो जाएगा 1 अपॉन आर ए, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर ए माइनस आर बी। ये जो फाइनल इक्वेशन है बच्चों वर्कडन का, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो कि आपके प्रीवियस इसमें देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है कि अगर A टू B हम आएंगे तो A टू B में जो हमें वर्कडन मिलेगा वो यही है, E डॉट डी एल इज इक्वल टू क्यू, और ये क्यू नॉट बच्चों वो चार्ज है जो हम यहां से इसको लेके आ रहे हैं, जो हम यहां से इसको लेके आ रहे हैं ये वही चार्ज है। सो इट विल क्यू नॉट एंड 1 अपॉन, और ये जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, ये नथिंग बट दिस वन विल बी के। ओके, सो दिस इज द all about the electric potential. Now electric potential difference. So electric potential difference between any two points in the electric field is defined as the work done in moving without any acceleration a unit positive charge from one point to the other against the electrostatic force irrespective of the path. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में जो हम पहले देख रहे थे, अब उस केस को छोड़ के इसमें ही एक सिनेरियो ये बन जा रहा है कि पहले वाले जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो उसमें हो क्या रहा था कि आपको एक कोई पॉजिटिव चार्ज Q नॉट, जिसको आप एक टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं, उसको आपको इनफाइनाइट से अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको यहां पे लाना था। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने सबसे पहले एक कोई चार्ज जो है उसको आप ले आए हैं, यहां पे आप यहां पे कोई चार्ज पहले से ले आए हैं, मान लो Q नॉट, और अब एक और चार्ज आपको इसी जगह पे मान लीजिए यहां पे कोई है, तो इस पॉइंट पे पहले आप लाए थे, अब आपको इस वाले को इस पॉइंट पे लाना है। उसी सिस्टम में फिर से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, कि इस दो पॉइंट के बीच में अब जो वर्क डन होगा, यहां से लाके एक बार यहां रखा और यहां से लाके एक बार यहां रखा, तो इन दोनों के वर्क डन में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और यही चीज है कि अभी तक आप क्या निकाल रहे थे कि W जो AB कहते हैं, अगर इसको निकाल रहे थे तो ये हो रहा था Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जा रहा था 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ए एंड बी। आप ये ए कहां है और बी कहां है, क्योंकि लोअर लिमिट अपर लिमिट में आप देखेंगे कि आपने लोअर क्या लिया अपर क्या लिया। यहां पे जैसे बी अपर लिमिट है तो हमेशा इंटीग्रेशन का जो आपको ये तो बेसिक सा फॉर्मूला आपको पता होगा कि लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अगर ये हम करें तो दिस वन टेक्स यू एज अ
RB माइनस RA। लेकिन अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर उसको कहें तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो यही है कि जो वर्क डन हुआ है दोनों पॉइंट के लाने के बीच में, अगर उसको आप Q0 जो चार्ज लाए हैं अगर उससे डिवाइड कर दें, सो इट विल बिकम्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। आपको समझ में आई इतनी बात कि करना क्या है कि इस बार जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो एक सिंगल टेस्ट चार्ज को आप किसी सिस्टम में ला रहे थे और उस सिस्टम में पहले से मौजूद जो चार्ज थे वो उसको अपोज कर रहे थे, और वो अपोज करने वाला जो फोर्स था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन करना पड़ा उसको सिस्टम में लाने के लिए वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। लेकिन अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के केस में क्या हो जाएगा कि आप वहां से पहले सेम जो चीजें पीछे फॉलो की उसको फॉलो करते हुए पहले आप किसी ए पॉइंट पे ले आए और अब की बार आपको उसको बी पॉइंट पे लाना है। तो अब आपको पता है कि जैसे आप, इतना तो कॉमन सेंस है हमारे पास कि हमें यह पता है कि भाई अगर उस सिस्टम में जो है हमें चार्ज, अगर क्योंकि चार्ज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होता है, तो अगर वहां से यहां लाना होगा तो कुछ और फोर्स लगा होगा, कुछ और वर्क डन करना पड़ा, और इस बी पॉइंट पे जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो फोर्स लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर जब लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होगा तो उसके अगेंस्ट में जो वर्क डन करना होगा उसमें भी इंक्रीज होगा। सो अगर जितना वर्क डन ज्यादा करना होगा यहां पे ज्यादा होगा, यहां कम होगा। सपोज अज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए बी पॉइंट पे ज्यादा होगा, ए पॉइंट पे कम होगा, या ए पॉइंट पे ज्यादा होगा, बी पॉइंट पे कम होगा। सो इस वजह से जो ये इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा वही दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वो भी एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण। तो ये देखिए कि लेट प्लस क्यू बी द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स चार्ज प्लस क्यू। ये जो प्लस क्यू है आपका, ये कोई सोर्स चार्ज है। ठीक है बच्चों। अब यहां से आपने कोई इस पॉइंट पी पे एक टेस्ट चार्ज जो है वो प्लस क्यू नॉट रख दिया। ठीक है। तो अब प्लस क्यू नॉट रख दिया तो इसके कारण, क्योंकि प्लस है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अब ये मान लीजिए कि अगर यहां पे कोई, ये जो प्लस क्यू चार्ज, एक हमने कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, ये एक कोई यहां पे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और इससे जो क्यू नॉट आपने जो टेस्ट चार्ज रखा है उसकी डिस्टेंस जो है वो dx है। ठीक है बच्चों। तो अब इस क्यू नॉट चार्ज पे आपको पता है जो फोर्स लगेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो क्या होता है बच्चों, F इज इक्वल टू क्यू ई। अब यहां पे जो Q है, हियर Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, सो दैट्स वाई F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। और वो भी क्यू नॉट जो है वो भी प्लस ही है, तो उसके कारण जो फोर्स है वो बाहर की ओर, तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई बाहर की तरफ लग रहा है, और ये इनफाइनाइट की तरफ, यहां पे कोई इनफाइनाइट है। ठीक है, इस तरह। अब हमें बात करनी है कि द फोर्स F इज इक्वल टू प्लस क्यू नॉट ई इज रेडली आउटवर्ड एंड टेंड्स टू एक्सेलरेट द टेस्ट चार्ज। ये जो है उस पॉइंट से बाहर की तरफ लग रहा है, और वो प्लस क्यू चार्ज को इस तरह से करेगा कि ये इस तरफ मूव करे, एक्सेलरेट करे। ठीक है। सो नाउ टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैट में हमारा चार्ज जो है वो रेस्ट पे ही रहेगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात नहीं होगी। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं। सो टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स माइनस क्यू नॉट ई हैज टू बी अप्लाइड ऑन दिस। और अगर काइनेमेटिक्स की तरह इसको लें तो काइनेमेटिक्स में इसकी तरह अगर समझे तो ये समझिए कि अगर प्लस F इक्वल टू क्यू नॉट ई अगर आउटवर्ड लग रहा है तो सेम इक्वल एंड अपोजिट, उसको बैलेंस करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, और दिस वन विल बी इन द साइड ऑफ, और वो जो है वो इस तरफ लगेगा, और वो होगा F इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई, क्योंकि यहां पे ये बैलेंस रहेगा अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज। और वो किस लिए हुआ, सिर्फ इस बात को प्रिवेंट करने के लिए कि यहां पे एक्सेलरेशन नहीं हो।
नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैट का जो प्रिंसिपल है वो खत्म हो जाएगा। सो नाउ द वर्क डन टू मूव प्लस क्यू नॉट फ्रॉम पी टू क्यू, अब दिस वन विल बी P, ओके, एंड दिस वन विल बी Q, सो नाउ, और ये कोई पॉइंट B है, तो अब P टू Q, अब हमें करना क्या है कि Q नॉट को लाना कहां है, तो Q नॉट को अगर P से Q लाएं और उसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए dx है और फोर्स अगर Q नॉट E है, तो अब की बार जो वर्क डन करना होगा तो वर्क डन हमें पता है कि W इज इक्वल टू F डॉट D, यहां पे F इज इक्वल टू क्या है, Q नॉट E, और D क्या है, D आपके सामने आपको पता है dx है, क्योंकि Q2P आपने dx ही मूव किया ना, तो Q2P dx मूव किया, तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, वर्क डन आ गया। और अगर टोटल वर्क डन की बात करें इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लाने के लिए, इनफाइनाइट से कहां पॉइंट पे लाने के लिए, इस B पॉइंट पे, क्योंकि अभी तो हमने क्या किया, पहले शुरू में यहां से P से Q पे लाए तो dx था, अब लेकिन हमें लाना अगर इस B पॉइंट पे है जो कि प्लस Q चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और जो ये P पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है वो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x है, सपोज कि ये x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो अब अगर हम इस चीज को वहां पे लिखेंगे तो W आ गया हमारा ये, तो अगर इनफाइनाइट की बात करेंगे तो इनफाइनाइट में कैसे होगा, ये W आ गया और कंप्लीट W चाहिए, और एक तरह से कहें तो ये क्योंकि dx डिस्प्लेसमेंट के लिए है तो ये एक स्मॉल वर्क डन dW है, और अगर इसको dW की तरह ट्रीट करें तो बच्चों देखिएगा जो कंप्लीट W होगा कहां से कहां तक के लिए, इनफाइनाइट से B पॉइंट तक लाने के लिए वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दोगे आप dW को, अब dW को इंटीग्रेट करोगे तो कहां से कहां, अपर पॉइंट तो क्या है, इनफाइनाइट है, लोअर लिमिट क्या है, B पॉइंट है, अगर dW हमारा क्या आया था वहां पे, dW आपने देखा होगा आया था सर F Q नॉट E इंटू dx, यही आया था, तो अगर मैं इसको B और इसको इनफाइनाइट तक अगर इंटीग्रेट करूंगा Q नॉट E इंटू में dx को, ऐसे ही था ना पीछे, यही था कि W इज इक्वल टू यहां पे Q नॉट E इंटू dx था, ठीक है, अब हम सेम चीज को क्या कर देंगे, रख देंगे, तो जब रखेंगे इसको तो होगा क्या, सो दिस विल बी Q नॉट इंटू ये आपका B पॉइंट, ये आपका इनफाइनाइट, तो Q नॉट इंटू E का क्या हो गया, E फिर से वही हो गया कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 अपॉन, और डिस्टेंस क्या है, E के लिए डिस्टेंस क्या है, अब दिक्कत ये आती है कि हमने E लिया कौन सा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक के लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही था हमारा, इसी डायरेक्शन में था बच्चों, सो अगर इसी डायरेक्शन में था तो हम क्या करेंगे, नाउ इनफाइनाइट से B पॉइंट तक ला रहे हैं, यही कर रहे हैं, इनफाइनाइट से B पॉइंट तक ला रहे हैं, और डिस्टेंस हमारा क्या है, यहां पे क्या है, प्लस R, क्योंकि B पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों, R है, और यहां तक का इनफाइनाइट है, सो इट विल टेक्स दैट, ये हो गया आपका x स्क्वायर और dx, ठीक है, अगर इसको सॉल्व कर देंगे हम तो हमारा जो W आ जाएगा कंप्लीट इनफाइनाइट टू B पॉइंट तक, वो आ जाएगा B टू R, दिस वन विल बी, अगर हम बाहर निकालें यार एक मिनट, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में dx अपॉन x स्क्वायर, यही आया बच्चों। अब जो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको बाहर निकाल लें, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे ये B से इन R के लिए इंटीग्रेट करेंगे और क्या होगा, dx अपॉन x स्क्वायर, यही था बच्चों कि हम इस R पॉइंट तक के लिए, क्योंकि B तक जो हम B ले रहे हैं कि इनफाइनाइट से B पॉइंट पे, लेकिन ये B पॉइंट इस चार्ज के रेस्पेक्ट में अगर देखें, क्योंकि प्लस Q के चार्ज में ही देख रहे हैं, तो प्लस Q के रेस्पेक्ट में इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, वो कितना है, वो तो आपका यही है, ठीक है। सो नाउ अगर यहां से देखें तो ये हो जाएगा आपका
दिस वन यही लिखता हूं, सो दिस वन विल बी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा dx, और अब तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी आपकी ये b था ना, तो इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट वाली इनफाइनाइट से कट जाएगी, और ये एक हो जाएगा तो ये r हो जाएगी। यहां पे बच्चों ये देखिए b की वैल्यू हमने r रखी है, सो इट विल बी r और इट विल बी इनफाइनाइट। ओके, ये थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है और ये r डिस्टेंस है, तो अगर इसको देखेंगे तो ये जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा कि इनफाइनाइट, और ये आ जाएगा r, सो दिस वन विल बी टोटली w b इनफाइनाइट इज इक्वल टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन r। ठीक है, अब यहां से अगर देखें सो w b इनफाइनाइट अपॉन q नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 बाई r। देख लीजिए बच्चों, ये जो वैल्यूज है वो यही आई कि आपका WAB जो है वो Q नॉट, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यही जो है V, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही तो है कि किसी Q नॉट चार्ज को किसी सिस्टम में लाने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन करना पड़ेगा, इट मींस यहां से हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है 1 वोल्ट की डेफिनेशन, वो भी आती है। तो इससे हम बहुत इजीली से वो लिख सकते हैं कि अगर हमारा Q नॉट जो है वो 1 कूलम हो, यानी कि इफ वी टेक द Q नॉट एज अ टेस्ट चार्ज इज 1 कूलम, सो और वर्क डन, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को उस सिस्टम में लाने के लिए अगर 1 जूल का वर्क करना पड़े तो जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा। समझ में आई कि जो V है अगर उसे WAB, ठीक है, WAB अपॉन Q नॉट, तो अगर Q नॉट को मैं 1 कूलम रख दूं और WAB को 1 जूल रख दूं, तो जो मुझे ये करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा 1 वोल्ट। समझ में आया? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को डिराइव करेंगे। अब बच्चों बात आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, सेम उसी तरह से अब हम डील करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसके डायपोल पे। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा तो वहां भी 2 कंडीशन थी, पहला हमने एक्सिस पे देखा था और दूसरा अब हम इक्वेटोरियल पे देखे थे। तो सेम वही प्रोसीजर हम यहां भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन देखेंगे और दूसरा हम उसके इक्वेटोरियल लाइन पे देखेंगे, और करना वही है जिस तरह से पिछला वाला किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सेम वही जो एडिटिव जो स्टेप्स हैं वही फॉलो करने हैं, चाहे वो पोटेंशियल के लिए पूछे चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे। डायपोल को इंट्रोड्यूस करा के हम बहुत ही इजी स्टेप में उन सबको कर दिए थे। तो अब वैसे ही यहां सेम फॉलो करेंगे। तो अगर हमें सपोज ये डायग्राम अगर आप देख पा रहे हैं तो इस डायग्राम में यही है कि अगर यहां पे मान लीजिए आपका कोई -q चार्ज रखा हुआ है जो कि A पॉइंट पे है, यहां पे आपका कोई +q चार्ज रखा हुआ है जो कि B पॉइंट पे है, और आपका यहां पे कोई 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है जो कि क्या है टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज है आपका, क्या है टेस्ट चार्ज, जो कि किस पॉइंट पे है P पॉइंट पे है। आपको नेट रिजल्टेंट तो VP चाहिए ना, देखिए आपको जो रिजल्टेंट है वो तो VP चाहिए, लेकिन VP आएगा कैसे, वो आएगा VP एक बार +q चार्ज के कारण और एक बार VP -q चार्ज के कारण, और दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में दोनों का सम अप कर देंगे, तो हमारे पास जो है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो पहले तो आपको वो डायपोल का प्रीवियस सेशन में जो हमने पढ़ाया था वो याद आना चाहिए कि हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि जो डायपोल के बीच की लेंथ है वो बहुत ही कम रहने वाली है।
बार बार हम इस चीज को देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ है दोनों के बीच में वो सेपरेशन बहुत कम होगा, तो हमने वो उसमें भी 2l लिया था, तो यहां पे हमने इस O पॉइंट जो कि मिड में है उस O पॉइंट से हमने यहां का डिस्टेंस सपोज l, और सेम इधर ये भी l। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या थी बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल स्मॉल p वेक्टर है ये कहां से कहां जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। और इस मिड पॉइंट से जो यहां तक का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा बच्चों, सपोज x, जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जहां की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है उसका डिस्टेंस x। अब कुछ नहीं करना, सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं इस इक्वेशन नंबर 1 को डील करने के लिए। सबसे पहले हम जो पोटेंशियल है वो प्लस क्यू चार्ज के कारण कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है ये क्या आया था, ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में q और यहां पे 1/r। तो ये इसके लिए r, इस प्लस q के कारण जो r है वो कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस x है उसमें से ये l अगर हम माइनस कर देंगे सो हम जो है इस प्लस q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेंगे। तो यहां पे अगर मैं करूं तो VPQ और ये प्लस चार्ज के कारण क्या आ गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 1/r क्या हो गया मेरा, इनटू में x माइनस l। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो बच्चों। सेम इसी तरह क्या करो आप, कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, VPQ माइनस के लिए बच्चों। अब इसके लिए करेंगे तो क्या रखेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q है बच्चों, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। अब इस सिनेरियो में r क्या है, ये डिस्टेंस x है और ये l है, सो इसमें क्या है, x विल एड अप इन l। सो VPQ माइनस के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस l, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट में क्या करेंगे कि जो VP चाहिए था हमें, VP ठीक है, वो क्या था, VPQ के का प्लस Q के कारण और VPQ माइनस के कारण ऐड कर दे रहे थे। तो अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3। तो ये क्या था, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/x माइनस l, और ये क्या था माइनस के कारण कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/x प्लस l। कोई दिक्कत नहीं यहां तक बच्चों। अब क्या करेंगे कि जो VP है इसकी वैल्यू अगर यहां पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/x माइनस l और प्लस 1/x प्लस l। सो जैसा हमने पिछली बार किया था, मैथमेटिकल एक फॉर्मूला यूज किया था कि a प्लस b एंड a माइनस b will equal to the a square minus b square। सो इसी चीज को यहां भी यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा Q/4 पाई बच्चों और एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, सो x प्लस l प्लस x माइनस l, ठीक है बच्चों। और यहां से क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। और अगर यहां x माइनस l, क्योंकि प्लस q के कारण और माइनस q के कारण, तो एक चीज हमें फिर करनी है कि जैसे मैंने बोला था कि पहले वाले में भी जो आपने किया था उसमें चार्ज का बहुत ध्यान रखना है बच्चों। तो इस वाले में तो प्लस q था, लेकिन देखिए इस वाले में जो था वो माइनस q है, ठीक है। तो जो आप नेक्स्ट वाले में देखेंगे यहां पे, तो नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो ये तो प्लस क्यू है लेकिन ये माइनस क्यू है। सो यहां से अगर कॉमन लेंगे सो ये जो है आपका ये प्लस ना होके ये माइनस होगा, तो ये माइनस होगा। तो अब क्या होगा, इस सिनेरियो में केस चेंज हो जाएगा और यहां पे आपको x प्लस एल और ये जो है ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है? तो ये गलती इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो साइन का जो साइन कन्वेंशन जो है उसको ध्यान में अगर नहीं रखा जाएगा
तो ऐसी ही मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसलिए बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये बहुत इजी है, लेकिन हो क्या जाता है कि हम हमेशा साइन कन्वेंशन को जो है भूल जाते हैं, और साइन कन्वेंशन अगर भूल गए तो फिर हमारा पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है वो खत्म हो जाता है। तो अब यहां पे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये अगर देखें तो एक्स प्लस एल माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस एल। ठीक है बच्चों, तो अब अगर ये x से x कैंसिल हो गया, और अगर जैसे ही हमने सिंपल पहले भी अजम्पशन किया था कि जो x है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन l है, सो दैट्स व्हाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली वी आर टेकन एक्स स्क्वायर। ठीक है, उस अजम्पशन को यहां पे अगर अप्लाई करते हैं तो Vp जो है आपका हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, L and L becomes 2L, and now this one will be x square minus L square, so x square is very very greater than L square, so it will be x square। किसी को कोई दिक्कत बच्चों? अभी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा देखना कि जो Vp है बच्चों, तो अब हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल इंट्रोड्यूस करना है, जैसे हमने सेम किया था। मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हमने इक्वेटोरियल और एक्सिस के लिए निकाला था, एडिटिव सेम चीजें यहां फॉलो करनी है, एडिटिव सेम। सो अब यहां पे हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल वो जो स्मॉल p होता है वो क्या होता है, Q इंटू 2L, यही होता है ना। और इसको अगर हम यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम स्मॉल p Q इंटू 2L एंड p दिस वन विल बी K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसको हम क्या कर रहे हैं, K, तो KP अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, इसको अगर हम सिंपली कहें तो Vp जो है वो एक्सिस के कारण KP अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जो फंडामेंटल जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि जो एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E मिला था वो था KP अपॉन आर क्यूब। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे और रिकॉल कर पा रहे होंगे उस चीज को, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था Vp इक्वल टू KP अपॉन आर क्यूब, सॉरी E इक्वल टू KQ अपॉन आर क्यूब, और यहां पे क्या है बच्चों, Vp इक्वल टू KP अपॉन आर स्क्वायर। सो डिस्टेंस इस बार एक कम हो गया है, कहां पे, डिनोमिनेटर में। ठीक है, और अब अगर हम एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल में भी वैसे ही करना है, लेकिन वहां पे क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो थे वो कंपोनेंट्स ब्रेक हो जा रहे थे, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख, आप यहां पे देख रहे होंगे, हम कभी पोटेंशियल की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल किस डायरेक्शन में होगा, नहीं, पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें पहले भी कि फिजिकल क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो वहां पे तो हमारा जो इक्वेटोरियल वाला था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था, क्योंकि वहां पे कंपोनेंट्स ब्रेक हो रहे थे इक्वेटोरियल पे, बट यहां ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां नॉर्मली, क्योंकि जो स्केलर्स होते हैं वो स्केलर ऐड और स्केलर सम एकदम नॉर्मली जो ऐसे मैथमेटिकल अलजेब्रिक सम होता है सेम उसी को फॉलो करते हैं, बट वेक्टर के कंडीशन में वो डिफरेंट होते हैं। तो अब यहां पे अगर इक्वेटोरियल लाइन पे बात करें कि अब की बार हमने यहां पे रख लिया इस क्यू पॉइंट पे, और अब हमें चाहिए, तो अब आपको पता है क्योंकि ये इक्वेटोरियल है, तो सबसे पहले अगर मैथमेटिक एक जो बेसिक सी नॉलेज अगर उस वो हुआ है, अगर है हमारी, तो ये इक्वेटोरियल है, तो ये तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मतलब ये जो AQ है, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि दिस इज इक्वेटोरियल ट्रायंगल, इट विल बिकम, अगर इक्वेटोरियल ट्रायंगल, सो दैट्स व्हाई AQ इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू AB। ये लिख सकता हूं ना बच्चों मैं, अगर ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मैं AQ इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू AB लिख सकता हूं। अब बात ये आती है कि अगर मुझे इक्वेटोरियल पे अगर फाइंड आउट करना है, तो इक्वेटोरियल पे जब फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, VQ इज इक्वल टू VP Q प्लस प्लस VP Q माइनस, सेम एज इट इज। अब P प्लस के लिए तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन AB, सॉरी AQ, इसके लिए तो डिस्टेंस AQ है ना,
तो इट विल बी ए क्यू। सपोज इक्वेशन नंबर 1 ये किसके लिए था, वीपी क्यू प्लस के लिए था। अब अगर वीपी क्यू माइनस रखूंगा मैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। फिर वही बात कि साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है, साइन के साथ चार्ज को लिखना है। सो इट विल बी माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन बी क्यू। अब लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि आपको पता है यहां पे ए क्यू जो है वो बी क्यू के इक्वल है, और जब फाइनली हम इसको सम करने जाएंगे रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, सो इट विल बिकम्स वी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए क्यू, और दिस वन विल बी एड अप, सो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहां पे बी क्यू। सो बी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, सो दिस वन विल बिकम्स 1 अपॉन ए क्यू। और आपको दिख रहा होगा बच्चों कि ये दोनों जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखने वाली बात है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिली थी इक्वेटोरियल पे, बट पोटेंशियल जो है इक्वेटोरियल पे वो जीरो हो जाता है। जो पोटेंशियल है बच्चों वो जीरो हो जाता है इक्वेटोरियल पे। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं जब बता रहा था आपको, तो मैं यही बात कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक्सिस और इक्वेटोरियल वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कई साल के लास्ट ईयर की पीवाईक्यूज, तो उन पीवाईक्यूज में यही होता है कि बार बार वो या तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता है डायपोल के कारण, या इक्वेटोरियल पे पूछ लेता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो बहुत कम पूछना चाहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन दैट्स अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हमारा इसका कैलकुलेशन था इक्वेटोरियल पे, और इक्वेटोरियल पे हमें जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, जीरो मिल गया, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया, उसके बाद में हमने इसकी बात भी कर ली कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सिस पे क्या है, इक्वेटोरियल पे क्या है। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कि क्या ऐसे सरफेस भी हो सकता है, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बात किया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि कोई ऐसा सरफेस लिया हमने और ऐसा अजम्पशन किया कि उस पूरे सरफेस पे हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, सेम है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है इंटेंसिटी उसकी। इसी तरह हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखेंगे, और उसका डेफिनेशन है कि अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। एज सिंपल एज दैट कि भाई आप ऐसे सरफेस की बात कर रहे हैं, वो सरफेस कैसा भी हो सकता है जिस सरफेस पे हर जगह ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम है, पूरे सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो सेम है, ठीक है। सो अब इसमें भी पहला कंडीशन देखेंगे कि फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस कंडीशन में क्योंकि पोटेंशियल देखने के लिए यूनिफॉर्म दो कंडीशन देखेंगे कि एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या पोटेंशियल की बात होगी, और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो पोटेंशियल की क्या बात होगी। तो फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं यहां पे कि ये शीट है एक, और ये शीट एक प्लेन शीट है, और इस प्लेन शीट पे तीन पोटेंशियल हैं जिसको V1, V2 एंड V3, यही है बच्चों। और इस पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे जो E वेक्टर है वो परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस सेशन में जाइए, वहां से वीडियोस देखिए, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस है। अब नॉर्मल टू द सरफेस है तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां से जो तीनों पे जो V1, V2 और V3 हैं वो तीनों क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। सो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इफ, अगर ये है so that surfaces of 1 and 2 and 3 will be the equipotential surface.
ठीक है बच्चों। अब जैसे हम बात करते हैं कि स्फेरिकल कोई, ये एक स्फेरिकल है, आइसोलेटेड चार्ज है जिसमें, अब यहां पे कोई आइसोलेटेड चार्ज है, ठीक है। अब यहां से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होंगी, आउटवर्ड निकलती हैं प्लस क्यू के कारण, ठीक है। ये प्लस क्यू के कारण क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। तो अब यहां पे भी क्योंकि आउटवर्ड होती हैं तो उस स्फीयर के जो सारे डायरेक्शन है, उस सारे मतलब ऑल ओवर द डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स इन द सेम अमाउंट। तो ये स्फेरिकल या कह सकते हैं आप कि स्फेरिकली ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब बच्चों ये बात आती है कि हमारे यहां सीयूईटी, अगर आप भी बोर्ड्स के बाद में अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी ड्रीम है, कोई ड्रीम कॉलेज है जहां पे आपको एडमिशन लेना है और आपको पता है वो सीयूईटी के थ्रू होने लगा है, तो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जेएनयू, डीयू, बीएचयू अगर आपको एडमिशन लेना है तो हमारे यहाँ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे जो है बैचेस चला रहे हैं जिनका पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं तो आप ये उड़ान बैच है, साइंस के हैं तो उड़ान बैच है आपके लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट है। और एक बात और ये यहाँ पे ये है कि आप अगर सब्जेक्ट की तो ठीक है, कोर सब्जेक्ट जो है उसकी तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ जनरल प्लस लैंग्वेज की जो टेस्ट, अगर आप उसकी प्रिपरेशन, उसके लिए अलग से प्रिपरेशन हो रही है जनरल प्लस लैंग्वेज के लिए, जिसके लिए सारथी बैच है, तो बहुत ही बढ़िया जो मुझे लग रहा है कि इस समय चल रहा है, तो आप जल्दी से इन बैचेस को जो है वो परचेज कीजिए। क्योंकि और परचेज करने के लिए जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का चैनल का ग्रुप लिंक और इस परचेज करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो वहां से जाइए, परचेज करिए और अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, केपी क्लासेस की इन बैचेस के साथ। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि पोटेंशियल देख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया, तो अब बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। सो द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज q from infinite to a point in the field against the electric force is called electrostatic potential energy. It means कि W is equal to Q into V, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा कि द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट इन द फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कि बच्चों जो W है आपने देखा कि Q इंटू V, ठीक है, जो यहां पे इस प्लस Q चार्ज को आपको क्या करना पड़ रहा है, किसी इनफाइनाइट से पॉइंट पे लाना पड़ रहा है, और फिर वही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोज कर रहा है उसके अगेंस्ट में आपको जो वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू चार्ज सिस्टम, अगर मान लीजिए, क्योंकि अब अगर इस तरह देखें कि W इक्वल टू Q इंटू V, तो ये तो सिंगल चार्ज हो गया। अगर यहाँ पे कोई दो चार्ज है, यहाँ पे कोई A पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है जो कि Q1 है, और B पॉइंट पे कोई चार्ज रखा हुआ है जो कि Q2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R1 एंड दिस वन विल बी R2। सो अगर इस पूरे कंप्लीट सिस्टम की बात करें, तो सिस्टम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू, क्योंकि सिस्टम की बात कर रहे हैं, टू चार्ज सिस्टम है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां के चार्ज को Q1 और दिस वन Q2, सो Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, यहां का डिस्टेंस क्या है R2 और दिस विल बी R1। इसका हम मॉड ले रहे हैं क्योंकि R1 और R2 में से कोई भी ग्रेटर देन हो सकता है, अगर R2 ग्रेटर है या R1 ग्रेटर देन है, क्योंकि इसका अगर आप इस पूरे डायग्राम को अगर एनालाइज करें अगर हम, तो है क्या यहाँ पे कि एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सपोज करिए कि कोई चार्ज यहां से एक Q1 रखा हुआ है और यहां से एक Q2 रखा हुआ है, तो आपको पता है कि अगर ये R1 है, ये R2 है, तो हम जो इसका डिस्टेंस है वो इसी तरह निकालते हैं कि R1 माइनस R2, यही तो होता है। तो इसी तरह हमने किया है प्रीवियस में कि जो आप देख सकते हैं कि यहां पे ये R1 डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस R2 है, सो R2 माइनस, क्योंकि हम अगर रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, आप अगर काइनेमेटिक्स में भी देखें तो रिलेटिव मोशन की जब बात करते हैं तो वो होता यही है कि V2 माइनस V1,
अगर रिलेटिव वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में देखें तो v2 माइनस v1, सो दिस वन विल बी r2 एंड r1 जो डिस्टेंसेज हैं, सो द नेट डिस्टेंस इज इक्वल टू r2 माइनस r1। अब ये बात अलग की है कि r2 ग्रेटर देन भी हो सकता है और r1, हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है, इसीलिए हमने वहां पे मॉड इंट्रोड्यूस किया है कि हमें सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड की बात करनी है, प्लस या माइनस इसकी बात नहीं करनी, क्योंकि आपको भी पता है एनर्जी जो है वो एक मॉड ऑफ फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि 20, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड क्वांटिटी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि -20 जूल जो एनर्जी है वो कहीं चली गई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड क्वांटिटी है, आपको पहले भी मैंने बताया। सो दिस वन विल बी u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r2 r1, तो इसको r12 लिख दिया है विथ रेस्पेक्ट टू r2 माइनस r1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 3 चार्ज सिस्टम। अब बात कर लें कि यहां पे पहले एक चार्ज रखा, दूसरा चार्ज रखा, अब यहां से तीसरा चार्ज रख दिया, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों कि पहले तो अब सबके रेस्पेक्ट में, क्योंकि सिस्टम पोटेंशियल की तो बात ही यही हो रही थी ना कि 1 2 3 एंड नंबर ऑफ n चार्जेस आर रिप्लेस्ड आर केप्ट बाय इन अ सिस्टम एंड फ्रॉम टू इंफिनिटी, यही तो बात हो रही थी कि पोटेंशियल यही है ना कि किसी सिस्टम में इनफाइनाइट से पहले एक चार्ज लाके रखा, उसके अगेंस्ट में जो वर्क डन किया वो पोटेंशियल, फिर दूसरा रखा, अब वो भी मिलके उसको अपोज कर रहे हैं सब, तो फिर उसके अगेंस्ट में वर्क डन, फिर वो आ गया, तो अब सिस्टम में और चार्जेस बढ़ गए, फिर अब तीसरा कोई आ रहा है तो उसको अगेंस्ट में वो करेंगे अपोज, तो इसीलिए हम यहाँ पे देखिए कि 3 चार्जेस के बाद में हम यहाँ पे n चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर वही क्या होगा कि सबका डिस्टेंस, क्योंकि जो u है, जो w था वो आपका था q इंटू v, और अगर यहां से देखें तो q तो एक q तो ये हो गया, और v की वैल्यू क्या आई थी k q0 अपॉन r, तो यही तो बात हो रही है। तो सब में अगर आप कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या ले सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, और अब आने दीजिए, पहला मान लो q1 q2 है तो इसका डिस्टेंस लेट्स सपोज a रख दो, फिर q2 q3 है इसका b रख दो, फिर अगर रखेंगे हम तो रख देंगे q, अब q1 q2 q2 q3, ठीक है, q1 q2 फिर q2 q3, उस तरह फिर q1 और q3, फिर c रख दो। तो हमें करना क्या है कि आप किसी नंबर ऑफ n तक ऐसे ही करते जाइए, सिर्फ हमें डिस्टेंस देते जाइएगा, क्योंकि हमें ओवरऑल देखना जो v की डिपेंडेंसी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ ये है कि kq बाई r, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो r के रेस्पेक्ट मतलब v पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करवाते जाइए, सिर्फ जो है हमें क्या चाहिए r चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो अब आप पहले q1 के कारण यहां देख लेंगे q3 पे, फिर q1 के कारण q2 पे, और फिर q2 के कारण q3 पे, तो ये जो 3 डिस्टेंसेज है इनके लिए हम जो है एक 3 चार्ज सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। अब अगर n नंबर ऑफ है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वही करना है कि आप नंबर ऑफ वो देते जाइए, हमें नंबर ऑफ n देते जाइए। लेकिन होगा क्या बच्चों, जब n टाइम्स होगा तो n टाइम्स में एक चीज और आती है कि मान लीजिए n टाइम्स करना है, नंबर ऑफ चीजें जो बढ़ती जा रही हैं, सो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी n टाइम्स में बात करें तो हर देखिए, आप देखिए यहां पे q1 q2 प्लस q1 q3 प्लस q2 q3, अगर अब दूसरा वाला होगा तो q2 q4, ठीक है, यानी कि n नंबर ऑफ टाइम्स में होगा ये कि चार, ये जो है वो n नंबर तक आप ऐड अप करते जाएंगे, और उसमें जो कॉमन ये कांस्टेंट जो है इसको छोड़ने के बाद जो चार्जेस हैं उनको आप किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ऐड अप करते चले जाएंगे, और आपको पूरे कंप्लीट सिस्टम की, चाहे उसमें नंबर ऑफ जो चार्ज हैं वो जितने भी हों, पूरे कंप्लीट सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर ले जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अब पोटेंशियल हमारी, क्योंकि हमने शुरू में ही बोला था कि ये जो चैप्टर है वो 2 चीजों पे है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पे बात करेंगे, और प्लस हम क्या बात करेंगे कैपेसिटेंस की। सो पोटेंशियल हमने देख लिया, अब अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस,
तो अब बात आती है कि कैपेसिटेंस होता क्या है, कि भाई कैपेसिटेंस कैसा फिनोमिना है, कैपेसिटर है क्या। सो द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस इज नॉन एज ए कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। कैपेसिटी उसका ओल्ड नेम है, तो कैपेसिटेंस है क्या, एक ऐसा फिनोमिना है जिससे वो क्या करता है, किसी भी चार्ज को कितने मेजर मतलब कितने अमाउंट में वो स्टोर करता है, वो फिनोमिना क्या है, कैपेसिटेंस है। कि कैपेसिटेंस इज ए फिनोमिना ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द एनर्जी इन अ लार्ज अमाउंट। अब वो कितने अमाउंट में करता है, वो उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस की बात होती है, कैपेसिटी की बात होती है। हम कहते हैं ना कि वी आर कैपेबल टू डू दीज थिंग्स, नॉट कैपेबल टू डू दीज थिंग्स, तो वो वही बात है कि हमारे रेस्पेक्ट में हम कितनी चीजों को स्टोर कर सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। सो कंडक्टर की भी जो है चार्ज को स्टोर करने का एक फिनोमिना होता है, वो उसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। सो ये क्या होता है कि दिस वन विल बी, जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यहां से अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो Q इज इक्वल टू CV, और जो C है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी होता है, और यही जो C वो क्या है, आपका कैपेसिटेंस है। उस कंडक्टर का कैपेसिटी है कि वो कितनी चार्ज को क्या है, स्टोर कर सकता है। सो नाउ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सो Q इज इक्वल टू CV, और अगर कैपेसिटेंस निकालें यहां से तो C इज इक्वल टू Q बाई V, और Q बाई V अगर कैपेसिटेंस निकाल के देखें तो वही चीज आ रही है Q बाई V से, कि एक चार्ज जो है वो मतलब पोटेंशियल जो है उसके रेस्पेक्ट में कि वो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, जो डिवाइस है, जो कंडक्टर है, वो कितना जो चार्ज है, जो एनर्जी है उसको स्टोर कर रहा है, वही उसका कैपेसिटेंस है। सो नाउ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट पोटेंशियल थ्रू वन यूनिट। अब ये जो ये आपका जो कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन है वो आपके 1 यूनिट की रेस्पेक्ट में है, कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट, कि जो कि C इज इक्वल टू Q बाई V। तो अब हो क्या रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो यही है कि 1 यूनिट पोटेंशियल, अगर इसको 1 वोल्ट ले लूं तो 1 वोल्ट जो है पोटेंशियल को रेज करने में कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। ओके, सो SI यूनिट ऑफ ए कैपेसिटेंस इज फैरेड, क्योंकि इसको फैरेड जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे दिया गया है। तो सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, बेसिकली इसकी SI यूनिट फैरेड होती है, और इसका सिंबल जो होता है वो 2 पैरेलल प्लेट्स ऐसी होती हैं, और उसके बीच में ये इस तरह से इसका सिंबॉलिक वो है। ठीक है बच्चों, सो कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरेड। अब अगर यहां से 1 फैरेड की कोई डेफिनेशन पूछे तो 1 फैरेड डेफिनेशन चाहिए तो आपको Q इज इक्वल टू 1 कूलम रखना पड़ेगा और V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। सो कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज रेज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट चाहिए तो 1 वोल्ट आपको चार्ज रेज करने के लिए 1 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए, सो दैट विल बी द कैपेसिटेंस विल बिकम 1 farad. Since 1 coulomb is the big amount of charge, the capacitor will be usually in the range of millifarad or microfarad और nanofarad और picofarad। क्योंकि देखिए होता क्या है, जो फैरेड है, क्योंकि कह क्या रहा है, 1 coulomb is a big amount of charge। जो 1 कूलम चार्ज है वो बहुत बड़ा अमाउंट का चार्ज है। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपका कैपेसिटेंस है वो हमेशा मिली फैरेड में होता है, यानी कि 10 टू द पावर -3 या तो 10 टू द पावर -6 फैरेड जो कि माइक्रो फैरेड होता है, या फिर नैनो फैरेड 10 टू द पावर -9। तो इन टर्म्स में होता है। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर कंडक्टर। अब बात करें कि एक आइसोलेटेड स्फीयर कंडक्टर है और उसकी कैपेसिटेंस हमें निकालनी है, तो बेसिकली देखें, लेट अ चार्ज प्लस Q बी गिवन टू द स्फीयर। अगर आप ये स्फीयर देख पा रहे होंगे तो इस O पॉइंट पे सेंटर पे एक प्लस Q चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इससे इसकी जो रेडियस है वो R है, स्मॉल r। ठीक है, सो
let a charge q be given to the sphere which is assumed to be concentrated at the center, कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस पूरे आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर में, उसमें ऐसे है कि इसके सेंटर पे सारा चार्ज क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, स्फीयर पे ना होके इसके सेंटर में चार्ज कंसंट्रेटेड है। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज, कैसे, जो पोटेंशियल की वो डेफिनेशन थी वही थी, के क्यू बाई आर। सो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर, यही था। और एक आपने अभी देखा कि जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, क्यू बाई वी। तो अगर इस वैल्यू से अगर मैं यहां पे पुट करूंगा, v की वैल्यू पुट कर दो यहां से, तो C इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। सो दिस Q से दिस Q कैंसिल और C विल बिकम्स, ये ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बिकम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R एंड दिस विल बी दैट C is equal to 4 pi epsilon naught by R, epsilon naught R। सो अगर इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। बहुत कंफ्यूजिंग करने वाली चीजें होती हैं कभी कभी, कि अभी तक इलेक्ट्रोस्टैट में अगर हम देखते आए तो हमेशा रेडियस या तो स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, या क्यूब रूट हुआ। अब यहां पे कंफ्यूज ये है कि कैपेसिटेंस जो है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। सो द अबव इक्वेशन इज ट्रू फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो और सॉलिड। अब ये इस पे भी डिपेंड नहीं करता कि जो आप मेटालिक स्फीयर लिए हैं, जो कंडक्टर स्फीयर है, वो हॉलो है या सिलेंडर है। क्यों नहीं करता, क्योंकि आप देखे होंगे कि मैंने एक पॉइंट पे जिक्र किया था कि हमारा जो चार्ज है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, तो वो हॉलो है कि सिलेंडर, हमें बात ही नहीं करनी उस पर, क्योंकि बात तो तब मैं करता जब मैं आउटर सरफेस की या उसके इनर सरफेस की बात करता, तो हॉलो या सॉलिड है, मुझे इस पे डिपेंड होती बातें। लेकिन अभी क्या है, मैंने बोल दिया है पहले ही कि वो जो चार्ज है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है, तो सेंटर में कंसंट्रेटेड है तो वो हॉलो है या सिलेंडर, डजंट मैटर। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इफ द स्फीयर इज इन अ मीडियम देन C इज इक्वल टू, अब वही बात आ गई कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन R। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो प्रीवियस सेशन था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे, आप उस पे जाके देखिए, वहां पे ये सारी चीजें बहुत आसान तरीके से बताई गई हैं। सो अगर इसको यहां पुट करूंगा मैं वहां से, तो C बिकम्स 4 पाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन R इंटू R, यही तो लिखा हुआ है। एंड फोर्थ पॉइंट, द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इज 700, क्या है ये, हाँ ओके, 711 माइक्रोफैरड। तो ये कभी कभी जो चीजें हैं, जैसे मैंने फिर बोला कि अगर आप बोर्ड्स के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे और CUET की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें पूछ लेता है कि जो अर्थ का कैपेसिटेंस है वो कितना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 711 जो है वो इसका माइक्रोफैरड जो है वो इसका अर्थ का कैपेसिटेंस है। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बात करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो कैपेसिटर को पैरेलली ऐड अप कर दिया है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस। तो देख रहे हैं आप, एक प्लेट है यहां पे, इस प्लेट को A है एरिया इसका, एंड सेम सिमिलर दिस वन विल बी A। आपको पता है कि E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनके या नॉर्मल टू द सरफेस जा रही है, दोनों प्लेट्स के बीच में लेट सपोज D डिस्टेंस है, और इसका आपको पता है क्योंकि सरफेस की बात कर रहे हैं तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये जो चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा दोनों पे गिवन है, एंड दिस वन विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस वन विल बी नेगेटिवली चार्ज। ओके, so the parallel plate capacitor is an arrangement of two parallel conducting plates of an equal area separated by air medium or any other insulating medium
सच एज पेपर, माइका, ग्लास, वुड एंड सिरेमिक, कि दोनों चीजों पे डिपेंड कर सकती है कि अब आप दोनों प्लेट्स को जो लगाए हैं तो उनके बीच में मीडियम क्या है। अब वो वैक्यूम में भी हो सकता है, मीडियम में भी हो सकता है। मीडियम अब कैसा मीडियम है, माइका लिया है आपने, या फिर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक और लिया है, कोई लिक्विड लिया है, कोई ऑयल लिया है, तो ये सब हम पहले ही बात कर चुके हैं। तभी तो, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट, तभी तो एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर हो रहा था। सो नाउ अब एक चीज और देखते हैं कि जो V था, V वो क्या था बेसिकली, के क्यू बाई आर, यही था। और E क्या था बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मुझे V और E में रिलेशन, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन देखना हो, तो मैं क्या लिख सकता हूं V में, कि अगर मैं V को करूं के क्यू अपॉन आर और एक आर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। और ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा मेरा, V इज इक्वल टू ई इंटू आर। और इस R को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि V इज इक्वल टू ई इंटू डी, तो बच्चों यही लिखा हुआ है कि V इज इक्वल टू ई इंटू डी इज इक्वल टू, अब V इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब E क्या होगा, E क्या होगा, अब आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा तो वहां पे था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में D। तो ये पोटेंशियल हो गया उसका कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D। अब यहां से जो सिग्मा है, क्योंकि सिग्मा क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, और यहां से अगर एरिया देखें, क्योंकि Q बाई A था, ये Q बाई A था, सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। सो अगर यहां पर वैल्यू पुट कर दें तो V इज इक्वल टू सिग्मा की जगह Q बाई ए इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटू में D। सो दिस वन विल बी, और अगर यहां से अब आपको पता है C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। Q की वैल्यू तो Q सेम रहने दो, V की वैल्यू यहां से रखो, तो V की वैल्यू रखोगे तो Q इंटू डी, और ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, यही चला जाएगा, Q से Q कैंसिल। सो जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट के लिए वो क्या बन जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब फिर वही बात आती है कि ये एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम में है, मान लो दोनों जो प्लेट्स हैं उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा हो, कोई और मटेरियल रखा हो, लाइक दैट पेपर, माइका, ग्लास, वुड, सिरेमिक। सो अगर मीडियम की बात आ जाएगी तो एप्सिलॉन जो है, सो एप्सिलॉन नॉट बिकम्स एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर। तो उस केस में हमारा जो कैपेसिटेंस है वो क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर अपॉन डी। Now, if the space between the plates is filled with dielectric medium or relative permittivity epsilon r, then क्या बन जाएगा, this one. Now, capacitance of a parallel plate capacitor is, पहला, directly proportional to the area of the plates. अगर आप यहां से देखें तो C is directly proportional to the area of plates and inversely proportional to the distance of separation, या C is directly proportional to the 1 upon D। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में था। अब आपको एक चीज और बतानी है कि जो हमारा बैच है, जो हमारा CUT का बैच है, उस बैच में एक बेनिफिट और मिल रहा है आपको कि अगर आप वो बैच परचेज करते हैं तो उसमें आपको ये नंबर ऑफ बुक्स देखने को मिल रही हैं। ये सारी बुक्स उसमें फ्री अवेलेबल हैं, जिसमें लास्ट ईयर की PYQs और MCQs हैं, एंड द नंबर ऑफ PYQs एंड MCQs कितने हैं, 1200 अप्रोक्सीमेट। तो आप समझ रहे हैं कि CUT जैसी प्रिपरेशन में, एग्जाम प्रिपरेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने प्रैक्टिस किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसमें ये फ्री में है, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए। ओहो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही हो जाता है कि 1200 अगर MCQs प्रैक्टिस कर लिए हमने, तब तो सिलेक्शन की गारंटी ही है, और मैथमेटिक्स के लिए और जनरल टेस्ट के लिए तो बहुत ही अच्छी बुक है, और ये सारी फ्री में है अगर आप बैच को परचेज करते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब बात करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है कैपेसिटर की।
क्योंकि हमने पहले क्या किया, कैपेसिटर के प्लेट्स को पैरेलली देखा। अब सीरीज में देखेंगे कि सारे कैपेसिटर्स को ऐड करते हैं। तो जो कैपेसिटर्स को ऐड करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल सा है। पहला, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पहला पॉइंट है कि चार्ज सेम इन ईच कैपेसिटर, क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो सेम ही रहेगा, बस हो क्या रहा है, पोटेंशियल V1 V2 V3। ठीक है, तो आप एक चीज देख लीजिए कि जैसे आप रेजिस्टेंस में करते थे, जैसे आप रेजिस्टेंस, अगर आपको याद होगा कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, तो बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन होता था वो कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और जो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो रेजिस्टेंस का जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था। यानी रेजिस्टेंस का पैरेलल, कैपेसिटर का सीरीज, और रेजिस्टेंस का सीरीज, कैपेसिटेंस का पैरेलल। दैट्स इट। सो पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। सो अगर यहां से हम देखें, जो हमारा C इज प्रोपोर्शनल टू द Q, C इज, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, सो Q इज प्रोपोर्शनल टू द V। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं कि यहां पे C1 C2 C3 दोनों सीरीज में कॉम्बिनेशन में ऐड है, तो जो नेट होगा वो 1/C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, and this is the expression for the net resultant series combination of capacitors for the capacitance. So where C is the equivalent capacitance or effective capacitance or net capacitance or total capacitance. कहने के तरीके अलग अलग हैं, चीज एक ही है कि आपको उस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए सारे कैपेसिटेंस की कितनी इफेक्टिव कैपेसिटी मिल रही है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। बिल्कुल, जी हां, अगर मैं कह रहा हूं कि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/that n तक, तो करना क्या है, इफेक्टिव मुझे मिल रहा है n टाइम्स तक उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दो और उसमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस मुझे फाइंड आउट हो जा रहा है। एंड जो नोट रखना है वो क्या है कि द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, क्योंकि ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से लीस्ट होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस में पढ़े हैं, और होता यही है कि जो सीरीज में होता है, सीरीज का जो लास्ट में इफेक्टिव आता है, क्योंकि ये सीरीज है बट ये रेजिस्टेंस वाले सीरीज से उल्टा है, मतलब इसकी सीरीज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस में आप पैरेलल में ऐड करेंगे। तो ये जो ऐड अप है इसमें आपको पता है कि जो लास्ट में रिजल्टेंट निकलना है, अगर मैं इतनी बात से समझाऊं कि सिर्फ दो कैपेसिटेंस की बात करूं, 1/C1 प्लस 1/C2, तो जो C है इफेक्टिव वो क्या होता है, C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। अब आप मुझे देखिए कि जो इक्विवेलेंट निकलेगा उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड सारे का हो रहा है, तो रिजल्टेंट जो एटलीस्ट जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से लीस्ट मिलेगी। यही इसमें जो है बात कही गई है। नाउ अगर अगला टॉपिक हम देखें तो वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब सीरीज में क्या किया था हमने, सिंपली ऐड कर दिया था। अब पैरेलल में क्या होगा कि पैरेलल में इस तरह से ऐड करवा देंगे कि अगर इस डायग्राम को मैं और कह दूं, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि एक प्लेट्स ये है और एक प्लेट्स में ये पैरेलल, फिर ये पैरेलल, इसके यहां पे निकल के ये पैरेलल है, फिर ये पैरेलल है यहां पे, और ये पॉइंट जो है इसके कॉम्बिनेशन में फिर पैरेलल, इसको इस तरह से बना दे। ठीक है, तो अगर आप पैरेलल में देखें तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि कैपेसिटेंस का पैरेलल और रेजिस्टेंस का सीरीज। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब यहां पे सारे कैपेसिटर के थ्रू जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, तो C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV। सो अगर हम बात करें C की तो C इज इक्वल टू Q बाई V। तो अगर V सेम है तो चेंज कौन होगा, सिर्फ चार्ज होगा। इसीलिए देखो यहां पे Q1 Q2 एंड Q3, यानी जो चार्ज है प्लेट्स पे सिर्फ वो डिफरेंट होंगे, बाकी जो वोल्टेज है वो सेम रहने वाला है अक्रॉस द पूरे सिस्टम। So charge is distributed in directly proportional to the capacitance. So C is
इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, एज दैट इज सिंपल। सो अब यहां पे वहां रेसिप्रोकल का ऐड कर रहे थे, यहां आप सारे को अगर ऐड अप कर देंगे तो द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर। और अब यहां पे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिविजुअल मान लीजिए 3 4 5 कुछ भी है नंबर, तो जो ऐड अप होके मिलना है अलजेब्रिक सम, तो वो तो इंडिविजुअल से ज्यादा ही होगा ना। तो यही है, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट ऑफ द ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, कि जो सारे कैपेसिटेंस है उसमें जो सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटर होगा उससे भी लार्ज क्या मिलेगा आपको, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ओके, सो नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटी पहले ही हमने कैपेसिटेंस के बाद हम बात की, तो ये कैपेसिटेंस यही था ना कि एक ऐसा कंडक्टर जो कि क्या कर रहा है, चार्ज को कितना स्टोर कर रहा है, उसकी कैपेसिटी ही कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो अब वो कितना एनर्जी स्टोर करता है, तो जैसे मान लीजिए ये एक पैरेलल प्लेट है और इसका एरिया ए है, और ये भी एक पैरेलल प्लेट है जिसका एरिया ए है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस वन विल बी V, बैटरी लगी हुई है। अब क्या है कि द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर ऑफ द कैपेसिटर। सो नाउ the moment charging starts there is a potential difference between the plates, कि जैसे ही चार्जिंग स्टार्ट होती है तो उन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस होता है। क्योंकि देखिए चार्ज होना स्टार्ट है क्या, कि एक ऐसा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। जैसे ही बैटरी लगती है, चार्जेस, क्योंकि बैटरी एक तरह से एनर्जी का काम करेंगे, अब दोनों में कोई चार्ज है, जैसे ही बैटरी लगी तो चार्ज जो है एनर्जी पाके एक्यूमुलेट होंगे। वो एक्यूमुलेट होने का मतलब ये है कि जैसे उनको एनर्जी मिली तो वो मोशन शुरू करेंगे। अब उस प्लेट्स में ही मोशन कर रहे हैं तो वो रैंडम मोशन करेंगे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को एनर्जी देगा, दूसरा तीसरे को देगा, बट ओवरऑल उनका जो एनर्जी कंजर्व होती है, तो ओवरऑल जो उनका रैंडम मोशन है वो इसी सिस्टम में कंजर्व रहने वाला है, बट वो चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफर होंगे एक तरफ से दूसरी तरफ। अब हुआ क्या कि द मोमेंट ऑफ चार्जिंग स्टार्ट देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। जैसे ही चार्जिंग स्टार्ट होगी और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होना स्टार्ट होंगे तो होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। एक तरफ जिस तरफ जा रहे होंगे उस तरफ ज्यादा हो जाएगा और इधर कम हो जाएगा, तो यही थी। तो देयरफॉर टू ट्रांसफर चार्जेस अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस सम वर्क इज टू बी डन। अब बात तो यही हुई ना कि सम वर्क तो डन हुआ ही ना, ये बैटरी जो आपने लगाया है तो ये इसके जैसे ही लगने से, जैसे ही ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट हुए, तो अब उसके कारण क्या होगा कि उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ क्रिएट, उस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। और यही वर्क डन जो है, जो ये वर्क किया गया है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस था उसके बीच में एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। बात समझ में आई? सो द टोटल वर्क डन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, अगर मान लीजिए एक कोई क्यू चार्ज है, उसको इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर करना है, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी जो ट्रांसफर होगी तो वो क्या होगी, उसको बेसिकली सिंपली हम कहते हैं U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो अगर यहां वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ U इज इक्वल टू हाफ Q की जगह C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, एक C से एक C कैंसिल, तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब इस पे कभी कभी क्या है, न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है वो, और न्यूमेरिकल्स जो है इस पे कि कितनी एनर्जी अमाउंट में, और एक चीज कि अब Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो एक चीज और हो सकता है कि U इज इक्वल टू हाफ और ये Q और ये V। तो ये तीन फॉर्म हो गए, एक फॉर्म ये हो गया, एक फॉर्म ये हो गया, और एक फॉर्म जो है ये हो गया। तो ये तीन फॉर्म से जो है 1, 2 एंड 3, ये तीनों फॉर्म आपको याद, मतलब एक फॉर्म भी अगर आपको याद है तो आप तीनों इजीली उससे रख लेंगे, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर किस हिसाब से उसने क्या पूछा है, न्यूमेरिकल्स में क्या गिवन है। क्योंकि अभी इन दोनों चैप्टर के बाद और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसके खत्म होने के बाद हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो लास्ट ईयर के PYQs हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
तो उस टाइम और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जब न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि आइडिया होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स में कैसे पूछते हैं और कैसे हमें क्या क्या फाउंड आउट करने के लिए कौन से फॉर्मूले उस टाइम यूज करने हैं। नाउ अगर हम बात करें एनर्जी डेंसिटी की, तो एनर्जी डेंसिटी जो है, तो आपको पता है कि जो एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई, हाफ CV², यही एनर्जी आ गई। और अब आपको पता ये भी है कि जो एनर्जी डेंसिटी होगी अगर उसको फाइंड आउट करना है तो C इक्वल टू क्या है आपको पता है, A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, आपने पढ़ लिया ये भी। और V इक्वल टू आपने E इंटू डी भी पढ़ लिया। अब यहां पे वैल्यू पुट करो तो U इज इक्वल टू हाफ C की जगह A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, और V की जगह क्या करोगे, E² इंटू D²। यहां से 1D से 1D कैंसिल, तो U इक्वल टू क्या आ गया, हाफ A, यही आया ना, A एप्सिलॉन नॉट D और E²। अब यहां से एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है। अब डेंसिटी पूछ रहा है तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी एक तरह से मास अपन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डेंसिटी की बात होगी ना। तो अगर अब यहां पे ये एरिया है और ये डिस्टेंस है, तो एरिया इंटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका डेंसिटी बनाएगा, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी चाहिए, सिर्फ ये तो एनर्जी है। तो एनर्जी को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट और ये E²। सो दिस इज म्यू बार या म्यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E², यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज जूल पर मीटर क्यूब। Energy density is generalized as energy per unit volume of the field. So now energy is stored in series combination of capacitor. अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में ऐड करना है तो क्या होगा, फिर उसी तरह कि Q²/C है, ठीक है, फिर इसको ऐड करते जाएंगे तो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज द सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कि अगर U इक्वल टू मैं बात करूं, अगर मैं एक बात करूं कि U इज इक्वल टू हाफ C²V, ठीक है, या हाफ Q²/C, यही था Q इक्वल टू C CV², फिर यही था ना इसमें कि हाफ यहां पे Q²/C या CV²। तो यही चीज तो हमने कही है कि U इक्वल टू हाफ C²V और Q²/C। तो अब आपको जो टोटल चाहिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 डैश 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 डैश। तो आप अगर इंडिविजुअल को ऐड कर देंगे तो आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा, आपको लास्ट में जो है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर मिल जाएगा। सो इसको करने के बाद में अब हम जो है नेक्स्ट बात करेंगे जो वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रोस्टैट में हम डाइलेक्ट्रिक को यहीं पे ऐड कर रहे हैं, जो डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम इसी में कर रहे हैं कि अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखे हुए हैं और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अब डाइलेक्ट्रिक लगा के हम देखेंगे कि क्या हमारे इफेक्टिव कैपेसिटेंस पे इफेक्ट होता है। सो अब पहली चीज कि ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो थिकनेस है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है बीच में। आपको ये याद होना चाहिए कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस जो है T है और ये E0 यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d। तो अब बात करें कि V इज इक्वल टू क्या था, सिंपली V इज इक्वल टू क्या था, बताओ V इज इक्वल टू क्या था, E इंटू डी। लेकिन यहां पे जो E है उसमें जो D है, क्योंकि एक तो आपको कौन सा डिस्टेंस, एक तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये और एक इसका, दोनों ऐड अप होंगे, तो इसलिए V इज इक्वल टू E0 D माइनस टी प्लस ENT। ये जो इंडिविजुअल है ये थिकनेस को इंट्रोड्यूस करते हुए है। तो जब ये इंट्रोड्यूस करके हम चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो अब जब V0 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, यहां पे V0 कैलकुलेट होने के बाद में हम क्या करेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है और सिग्मा की जगह अगर मैं लिखूं तो E जो है वो Q
A बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो कि यहां पे लिखा हुआ है, और हमें C पता है वो क्या होता है, Q बाई V होता है। तो अब यहां से Q बाई V होता है, तो इस वैल्यू से मैं Q की वैल्यू फाइंड आउट करके और कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और थिकनेस मेरी, क्योंकि ये यहां पे तो जो थिकनेस आई थी वो क्या आई है, 1 माइनस टी बाई डी और 1 माइनस टी बाई के। तो कहने का मतलब बस ये जो इस पूरे जो डेरिवेशन का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो कैपेसिटेंस है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो जो कैपेसिटेंस है उसमें डाइलेक्ट्रिक थिकनेस जो है T, उसके मेजरमेंट का भी इफेक्ट होता है। और ओवरऑल जो बात होती है कि जो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो जो मेन मोटिव था इस डेरिवेशन का वो ये है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम में और कैपेसिटर के केस में, तो वहां पे चीजें आ जाती हैं इंक्रीज होके। क्योंकि अगर इसकी मैं बात करूं एक सिंपल सा जो हमेशा न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा, तो जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो फॉर्मूला ये है कि जब आप कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये तो नॉर्मल केस में हो गया कैपेसिटेंस, इन द नॉर्मल केस। लेकिन जब इसकी बात करेंगे विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो इसकी जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपॉन D। तो आपको यहां से पता चल रहा होगा कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से वैल्यू, तो आप जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यही है कि इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑक्यूपाइज द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स एंड द थिकनेस बिकम द डिस्टेंस, जो आपने वहां ये किया था और उसमें सिर्फ इतना रखा था, जो थिकनेस ये थी और इसका कंप्लीट डिस्टेंस ये था, तो अगर ये इस केस में ये हो गया कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डिस्टेंस है वो D है, और आपने पूरे में अगर ऑक्यूपाई करके थिकनेस जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो गई, तो कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू C बाई C नॉट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में रिकॉल करेंगे तो K इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन आर था। सो नाउ विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम यहां पे देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब से जो है ये चीजें कुछ की, अगर फिजिकल क्वांटिटी ये है, बैटरी डिस्कनेक्टेड होता है और बैटरी कनेक्टेड होता है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई चार्ज है, वो बैटरी डिस्कनेक्ट किया हुआ है तो वो सेम रहेगा, और बैटरी कनेक्ट जब बैटरी कनेक्ट है तो वो इंक्रीज हो जाएगा किससे, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, CV। अब यहां पे डाइलेक्ट्रिक भी हो गया तो Q इज इक्वल टू KCV, तो अब K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से तो वो और इंक्रीज कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, KQ बाई R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही था ना। अब वो अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि KQ बैटरी डिस्कनेक्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से डिस्कनेक्ट, अगर बैटरी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वो जो इंटरनल एनर्जी है उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसी के कारण होंगे सिर्फ, तो डिक्रीज होगी। लेकिन अगर बैटरी कनेक्ट कर दिए और आपने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी है आपका, तो वो सेम ही बना रहता है, क्योंकि वहां पे इफेक्ट नहीं होती। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो जब बैटरी कनेक्ट ही नहीं है तो उस केस में डिक्रीज होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों एक तरह से सेम बिहेव करते हैं जब आपका बैटरी कनेक्ट भी होता है। अब एनर्जी स्टोर की बात करें तो एनर्जी स्टोर जो होता है, क्योंकि U इज इक्वल टू आपने देखा था हाफ एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर, लेकिन वो वही था ना एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी स्टोर। अब यहां पे और एनर्जी स्टोर था हाफ CV स्क्वायर। तो अब जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तब तो सेम रहना है,
लेकिन जैसे ही बैटरी कनेक्ट हो गया तो ये C जो है यहां पे ये इंक्रीज हो जाएगा और K टाइम्स मल्टीप्लाई होके जो आपका एनर्जी स्टोर्ड है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड टू द सर्किट, सो एनर्जी विल बी इंक्रीज। ओके, समझ में आया? सो नाउ ये जो आज का ये चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं और आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। और अब जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर और कल कर लेंगे, उसके बाद हम पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैट के लिए लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज जो है वो डिस्कशन रखेंगे और उसमें जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत बड़े अमाउंट में होगा और काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज में आए हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में। और बेसिकली आप देखेंगे अगर हमारा जो सीयूईटी का बैच आप जो लेते हैं तो उस बैच को परचेज करके ये सीयूईटी का लास्ट ईयर का रिजल्ट रहा है जिसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। और ये जो रिद्धि जी थी इनको एमएटी में 100% स्कॉलरशिप में एडमिशन हुआ है और आप देख रहे हैं कि सारे रिजल्ट्स जो हैं बहुत बेहतरीन है। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को और इसी तरह अच्छा बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करना है, आपको बैच परचेज कीजिए और उसके बाद में बोर्ड एग्जाम्स के जैसे ही एंड हो आप वहां पे एनरोल होके और अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन को जारी रखिए और सीयूईटी प्रिपरेशन के बाद अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। KP classes dedicated to excellence.